बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली मदद। आज का हमारा जो सेशन है वो पाकिस्तान बजट 2026-27 के मतलब है। इसके अंदर जो बजट के अंदर जो मेजर चेंजेस आए हैं, किन सेक्टर्स को रिलीफ दिया गया है, किन सेक्टर्स के ऊपर एडिशनल टैक्स लगाया गया है, इसका हमारी आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा, जो लोग हैं हमारे कॉमन मैन हैं उसके ऊपर, और अगले 2 सालों के अंदर हमारी इकनॉमी किस तरफ जा रही होगी, किन सेक्टर्स को प्रेशर मिलेगा, इसके मतलब हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास हमारे स्पीकर आफ्ताब डोसानी हैं, जो एक टेक एक्सपर्ट हैं। 15 साल से ज़्यादा का इनको एक्सपीरियंस है। ये एज आ प्रैक्टिस कर रहे हैं एडवोकेट हाई कोर्ट इन टैक्स लिटिगेशंस के जो मैटर्स होते हैं उसके अंदर। तो मैं आफ्ताब सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने सेशन का जो है वो बाकायदा आगाज़ करें और जमात को अपनी नॉलेज से मुस्तफ़ीद करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। याल मेरत। अच्छा जी, आपको जिस तरह पता होगा कि एवरी ईयर जून के महीने में गवर्नमेंट टैक्स में चेंजेस इंट्रोड्यूस करती है, जिसे हम कहते हैं फाइनेंस एक्ट। अब ये इस साल जून 2026 में जो एक्ट आया है वो अगले साल पूरे साल तक के लिए एप्लीकेबल होगा, और ये आप जब अगले साल का रिटर्न फाइल करेंगे उसमें ये चेंजेस इनकॉर्पोरेट होते जाएगी, और 7 जुलाई से लेके जो भी ट्रांजेक्शन्स आप आगे करेंगे उस पर उसका इम्पैक्ट होगा। आपकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हो गई, आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो गई, आपकी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की ट्रांजेक्शन्स हो गई जो फॉरेन ट्रांजेक्शन्स हम करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन्स हो गई, वो सारे पे इम्पैक्ट जो है ना इस बजट के थ्रू हो रहा होता है। अच्छा, इस साल गवर्नमेंट ने बेसिकली जो काम किया है वो ये किया है, कोई नए टैक्सेस लेकर नहीं आए। टैक्सेस सारे पुराने के पुराने हैं, थोड़ा बहुत रेट जो है ना कम किया है। सही है, ये फ़ायदे का है कि रिलैक्सेशन दिए गवर्नमेंट ने, टैक्स रेट्स को काफ़ी ज़्यादा बहुत जगह पे कम किया है टैक्स रेट्स को। लेकिन साथ ही साथ मसला ये है कि इन्फोर्समेंट को बड़ा स्ट्रिक्ट किया है। इन्फोर्समेंट से मुराद है कि जो आप रिटर्न फाइल करते हैं उसमें सवाल जवाब आपसे ज़्यादा होना स्टार्ट होंगे। जो आपने पहले रिटर्न फाइल किया उसमें कोई गलती नज़र आती है तो उस पर सवाल जवाब होंगे। इसी तरह बैंक का जो डेटा होता है वो FBR ने अपने पास लिया हुआ है, पहले भी था, आप थोड़ा और स्ट्रिक्टली उसको देखेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे। साथ ही गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म निकाला है जिसमें ये होगा कि जो वो ऑडिट करेंगे वो सारा का सारा AI के थ्रू करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। जो आपकी बैंकिंग स्टेटमेंट होते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स, वो उनके पास होंगे, वो उस पर AI को रन करेंगे और आपका जो आपने रिटर्न सबमिट किया होगा उसको मैच करेंगे। डिफरेंसेस जो होंगे उस पर वो आपसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने बताया है कि इस साल कोई टैक्सेस में न्यू टैक्सेस इम्पोज नहीं हुए एज सच, बल्कि कम किए टैक्सेस गवर्नमेंट ने। दैट्स वेरी गुड थिंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कि टैक्सेस को उन्होंने कम किया है, बजाय इसके कि बढ़ाएं। ठीक है, कम किया उसको बहुत अच्छी चीज़ है। और साथ इन्फोर्समेंट को उन्होंने स्ट्रिक्ट किया, जो कि बहुत अच्छा मेजर है, क्योंकि हम तो ज़्यादा टैक्स पेयर्स हैं, तो हमें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए, जो टैक्स पे नहीं करते उनको गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट, उनके साथ थोड़ा स्ट्रिक्टनेस स्टार्ट की। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट स्लाइड। तो जैसा मैंने बताया कि टैक्स स्लैब्स जो हैं हमारे, वो हाईएस्ट स्लैब होता था 4.1 मिलियन पे, यानी कि जो आपकी सैलरी हो गई या बिजनेस इनकम हो गई उसमें स्लैब्स बने हुए। तो टॉकिंग स्पेसिफिकली विद सैलरीड क्लास, तो उसमें ना जो स्लैब्स थे वो स्लैब्स 4.1 मिलियन थी, यानी कि साल की आपकी 41 लाख की इनकम होती है, उससे एक्सीड करता था तो आपका टैक्स रेट सीधा सीधा 35% चले जाता था। अब वो स्लैब्स उन्होंने गवर्नमेंट ने थोड़े और इसमें इंक्रीज़ कर दिए, यानी कि जो 41 लैक्स जो साल का बंदा कमाता है वो 35% पे जा रहा था, अब वो 35% पे नहीं जाएगा, अब वो कम रेट पे आएगा। 70 लाख जो साल का बंदा कमा रहा है वो मैक्सिमम स्लैब जो है हमारा 35 लाख का, वो उसके अंदर जाएगा। तो ये जो स्लैब्स इंक्रीज़ किए तो इससे अफेक्टिवली हुआ ये कि जो भी टैक्स पेयर है उस पर टैक्स का जो रेट है ना वो कम हो गया। यानी कि मैं आपको मोटा मोटा अगर बताऊँ कि आपका पर मंथ अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा सैलरी कमाता है, सैलरी पे ये होता है कि HR जो है वो टैक्स काट लेता है। तो अगर आपका 50,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल टैक्स कटता था तो वो अराउंड 40,000 तक आपका कटेगा, यानी कि आपको बेनिफिट होगा इसके अंदर। इसी तरीके से एक होता है सरचार्ज। जिस बंदे की इनकम साल की 10 मिलियन यानी कि करोड़ रुपए इनकम होती है तो उस पर गवर्नमेंट ने 2 साल पहले एक सरचार्ज निकाला था, वो था 10%। यानी कि 10 मिलियन से आपकी इनकम ऊपर जाती है तो आपको जो टैक्स रेट है स्लैब का उसके अलावा आपको 10% और सरचार्ज देना पड़ता था। ये सरचार्ज लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने कम करके 10 से कम करके 9% पे लेकर आ गए थे। इस साल गवर्नमेंट ने 9% को भी ख़त्म कर दिया। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड इंसेंटिव फ्रॉम गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत लोग से परेशान थे। कुछ लोगों ने लिटिगेशन कोर्ट में केस करने का भी सोचा था लेकिन वो किसी ने किया भी नहीं था, इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने इसको एबॉलिश कर दिया। तो ये एक टैक्स पोटेंशियल टैक्स बेनिफिट है फॉर द पीपल एट लार्ज। इसी तरीके से एक टैक्स होता है जो आपने सुना होगा, जब भी हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने जाते हैं तो आपका जो ब्रोकर होता है वो आपको कहता है कि भाई एक 7E का टैक्स है। 7E ये होता था कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी आपको उसका ना साल का 1% टैक्स देना पड़ता था। उसमें कुछ एग्जाम्पशन थी। एग्जाम्पशन ये थी कि जहाँ आप जिस एक फ्लैट में आप रहते हैं ना उस पर ये टैक्स नहीं होता था। 1 से ऊपर आपका फ्लैट होता था तो उस पर ये टैक्स
इम्पोज था, इसका बैकग्राउंड ये था कि लोगों के पास बहुत सारे फ्लैट्स हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन वो ना रेंट आता है, रेंट कैश में ले लेते हैं या चले चेक में भी लेते हैं ना, उस पर टैक्स पे नहीं करते। तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये टैक्स निकाला था। वो ये था कि एक प्रॉपर्टी तो चलो समझ में आती है, एक से ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू उन्होंने बताई थी कि इस वैल्यू से ऊपर जाता है तो आपको उस प्रॉपर्टी का 1% आपको साल में टैक्स भरना है। उस टैक्स का नाम था 7E टैक्स। अच्छा, आप जब ये टैक्स भरेंगे तो आपको FBR से एक सर्टिफिकेट इशू होता था, क्लियरेंस सर्टिफिकेट। उसका फ़ायदा ये था कि ये एवरी ईयर आपको लेना पड़ता था। एवरी ईयर आपका 1% ऑफ प्रॉपर्टी आपको टैक्स देना पड़ता था और उसका आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। जब प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो सर्टिफिकेट्स आपको दिखाने लाजमी होते थे। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है रजिस्ट्रार जिसे हम कहते हैं, वो ही आपसे टैक्स कलेक्ट कर रहा होता था। तो अब गवर्नमेंट ने इस टैक्स को भी एबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसके पीछे जजमेंट्स भी दी कोर्ट्स ने, कुछ ज़्यादातर कोर्ट्स ने ये कहा था। इनफैक्ट लास्ट में सुप्रीम कोर्ट जो हो गया, FCC उसको देख रही है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बन गया है, वो उसको देख रहा है। तो उस कोर्ट ने कहा कि 7E का जो टैक्स लगा हुआ है सही नहीं लगा हुआ, इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, या जिसे हम कहते हैं इट्स नॉट लीगल प्रॉपर्ली। तो वो टैक्स वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने भी ख़त्म किया था और उसके बाद गवर्नमेंट ने भी इसको ज़्यादा कुछ चैलेंज नहीं किया। गवर्नमेंट ने भी इसको मान लिया कि भाई सही है, इसको टैक्स पेयर्स को रिलीफ देते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, खास तौर पे क्योंकि प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस काफ़ी डिस्टर्ब हुई थी। तो वो भी जो है गवर्नमेंट ने उसको देखते हुए उसको भी टैक्स को ख़त्म कर दिया। तो ये बहुत अच्छा सेकंड इंसेंटिव है फ्रॉम बाय द गवर्नमेंट। इसी तरीके से जो आपने देखा होगा, प्रॉपर्टी जब आप बेचते हैं या ख़रीदते हैं तो दोनों पे, बेचने वाले को भी टैक्स देना पड़ता है, कुछ खरीदने वाले को भी टैक्स देना पड़ता है। उस पर भी गवर्नमेंट ने टैक्स के रेट जो है ना हाफ कर दिए। जो पहले थे 5.5% तक जो था सेलर के ऊपर, वो भी कम करके 1.75% पे लेकर आ गए। इसी तरह बायर के ऊपर भी टैक्स रेट जो है ना तकरीबन आधा ही कर दिया। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा टैक्स बेनिफिट गवर्नमेंट ने इस साल इम्प्लीमेंट किया है, इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा, इसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेते हैं। आज से कुछ साल पहले तक ये था कि लोग पॉलिसीज़ लेने का एक मकसद ये था कि जो आप पॉलिसी लेते हैं उसका जो प्रीमियम भरते हैं उस पर आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाता था। यानी कि जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आप उसको प्रीमियम की पर्ची आप देंगे तो आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता था। अब ये कुछ साल पहले, आज से 2-3 साल पहले गवर्नमेंट ने इस टैक्स क्रेडिट को ख़त्म कर दिया था। तो उसमें मसला ये बना था कि इंश्योरेंस सेक्टर बड़ा अफेक्टेड था, लोगों ने पॉलिसीज़ लेना भी कम कर दी थी। हालांकि पॉलिसी लेना अच्छी बात है, वो सही है, आप उस तरह से देखें तो पॉलिसीज़ को, इंश्योरेंस कंपनीज़ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स निकाला है। वो टैक्स ये निकाला है कि आपने पॉलिसी ली 4 साल से पहले, अगर आप बेचते हैं पॉलिसी को, तो उस पॉलिसी को ईयर के हिसाब से जो भी गेन होगा ना, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो एक ये टैक्स लगाने का मकसद ये है कि लोगों को डीमोटिवेट करें कि भाई 4 साल तक आप रखें पॉलिसी, इसके बाद सेल करें। जब ये टैक्स क्रेडिट जो था ये ख़त्म हुआ तो लोगों ने धड़ाधड़ पॉलिसियाँ सेल करना शुरू की थी, इसको लिक्विडेट की थी और इंश्योरेंस सेक्टर जो है बड़ा अफेक्टेड था। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट ने टैक्स लगाने का मकसद यहाँ पे ये, जिस तरह मैंने कहा टैक्स लगे ही नहीं है, लेकिन ये छोटा सा टैक्स लगा है। इसको लगाने का मकसद ये है कि इंश्योरेंस सेक्टर को प्रमोट किया जाए। और साथ साथ एक ये भी चीज़ है, गवर्नमेंट आप देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहती है कि आप मोटर व्हीकल पे भी टैक्स लें, उस पर इंश्योरेंस लें, ताकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जिसे हम कहते हैं कि आपने किसी की गाड़ी को एक्सीडेंट कर दिया तो उसका जो भी नुकसान है वो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। तो हमारी पूरी गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो जाए या फेडरल गवर्नमेंट हो जाए, दोनों के दोनों इंश्योरेंस पर बड़ा फोकस कर रहे हैं। तो ये जो टैक्स लगाने का मकसद भी यही है कि आप जो है ना इंश्योरेंस लें और उसको लिक्विडेट ना करें और उसको लॉन्ग लाइफ आप लेके चलें। इसी तरीके से आपके जितने भी ये सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, आजकल बहुत लोग नए न्यू जनरेशन ज़्यादातर इस पर बड़ा काम कर रही है। फ्रीलांसर जिसे हम कहते हैं, आपकी फ्रीलांसर में नॉर्मली ये होता है कि आपने IT सर्विसेज भी दे रहे होते हैं। तो IT सर्विसेज तो पहले भी टैक्सेबल थी। अब ये होता है कि बहुत से होते हैं फ्रीलांसर में जिसमें कंटेंट क्रिएशन कर रहे होते हैं, जो कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया और भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से ना रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको कैच करने की कोशिश की है, इसको भी टैक्स करने की कोशिश की है। पहले इस पर ऐसा कोई टैक्स था नहीं, IT सेक्टर तो टैक्स हो जाता था, ये वाला सेक्टर तरह से टैक्स होता नहीं था। तो इसको टैक्स करने का जिम्मेदारी कर दी है बैंक के ऊपर। बैंक्स इस पर जो है ना टैक्स कलेक्ट करेगी, वो देखेगी भाई कि आपके पास पैसे आ रहे हैं यूट्यूब से आ रहे हैं या आपके पास इस तरह की कोई वेबसाइट्स आ रही है फेसबुक से आ रहे हैं, तो बैंक्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टैक्स कलेक्ट करेगी इसके ऊपर। और जो भी आप टैक्स देंगे वो आपकी फाइनल टैक्स होगा, उसके अलावा कोई आपको एडिशनल कोई टैक्स ऐसा देना नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो स्टेप गवर्नमेंट ने निकाला है वो ये निकाला है, मैंने जिस तरह शुरू में आपको बताया कि गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा इंसेंटिव लेकर आए हैं, इंसेंटिव के लिए या एक मैकेनिज्म लेकर आए हैं कि जो भी ऑडिट्स करेंगे वो फेसलेस करने के इनिशिएटिव लेकर आए। फेसलेस से मुराद ये है कि भाई आज आपको कोई नोटिस आता ना, आपने टैक्स रिटर्न फाइल किया है 3 साल पहले, 4 साल पहले फाइल किया आपने, नोटिस आते भी 5-5 साल तक का टाइम होता है। तो आपने 5 साल पहले जो रिटर्न फाइल किया उसका नोटिस आने का टाइम होता है अगले 5 साल तक, वो आज भी ऐसे ही है। तो जो नोटिस आता है ना तो आप थोड़ा फंस जाते हैं, करप्शन का एलिमेंट भी होता है टैक्स ऑफिस के अंदर। तो आप जाते हैं उनके पास, आप रिप्लाई सबमिट करते हैं, डेटा देते हैं, लेकिन वो आपके खिलाफ तभी फैसला कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा करप्शन को गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिए फेसलेस ऑडिट निकाला है। वो ये है कि आप जवाब भी देंगे अब वेबसाइट पे FBR की,
ठीक है, आपकी हियरिंग जो होगी वो भी सारी की सारी ऑनलाइन होगी। तो ऑनलाइन करने का मकसद ये है कि इसमें थोड़ा सा आपका जो करप्शन का एलिमेंट है गवर्नमेंट उसको कंट्रोल लेकर आ रही है। इसी तरीके से इसमें AI का लेकर आए। रिसेंटली FBR में काफ़ी ज़्यादा हायरिंग हुई है ऑफ IT प्रोफेशनल जो कि AI में एक्सपर्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सपर्ट है। तो उसकी हायरिंग करने का मकसद ये है कि जितने ऑडिट आगे करने हैं, जितना टैक्स इवेजन को कैच करना है, वो थ्रू मैंने जिस तरह बताया आपको AI के ज़रिए करना है। इनफैक्ट FBR ने कुछ अपने टूल्स को भी बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं, क्योंकि उनके बिल्कुल नए टूल्स होंगे। जिस तरह हमारे पास जेमिनी और इस तरह ChatGPT होता है, तो उस तरह FBR टूल्स अपने खुद के बना रहे हैं, जिससे वो टैक्स इवेजन, टैक्स फ्रॉड्स, कंसीलमेंट उसको वो कैप्चर करेगी। अच्छा, इसके अलावा बैंक्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ गई है। जो बैंक्स होते हैं, तो सारा इकनॉमी को चलाने वाले बैंक से पैसा सारा हमारा जो है बैंक्स में होता है। बैंक हमें प्रॉफिट देता है, उस पर टैक्स काटता है। बैंक से हमारे पैसा निकलते हैं, कैश विड्रॉल होता है, उस पर नॉन फाइलर का उसका भी टैक्स होता है। तो इसी तरीके से बैंक्स पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है कि उनको ना आपके ट्रांजेक्शन का थ्रेशोल्ड बताया है कि भाई फलाना थ्रेशोल्ड अगर इंक्रीज़ होता है, कोई भी टैक्स पेयर का इतना अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ होता है तो आपको रिपोर्ट करना है। ये थ्रेशोल्ड एक पहले भी था, 10 लाख रुपए के करीब था, अब उसको और वो रिफाइन कर रहे हैं, उसमें और थोड़ा चीज़ें और ट्रांजेक्शन ऐड करके, और बैंक से पाबंद करें कि ये डेटा हमसे ना FBR साहब शेयर करें, ताकि हम देखेंगे कि कोई भी टैक्स पेयर है उसको हम कैप्चर करेंगे कि उसकी एक्टिविटी कितनी है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन कितनी हो रही है साल की, और वो टैक्स में अपना एक्टिविटी कितनी दिखा रहा है। आमतौर पर होता है कि लोगों की बैंकिंग ट्रांजेक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि पैसे आए क्रेडिट हो रहा होता है। क्रेडिट मीन्स कि एक तरह से पैसे आ रहे हैं ना, वो टैक्स वाले उसको कहते हैं इनकम, हालांकि वो इनकम नहीं होती। तो नॉर्मली टैक्स पेयर ये कहता है कि भाई मेरे पास पैसा है इतने सारे अकाउंट के अंदर और इतने सारे पैसे चले गए, वो मेरा खर्चा हो गया। अब खर्चा है वो पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है खर्चा, या बिजनेस यूज़ के लिए कर रहा है, या वो पैसा किसी को लोन दे रहा है, तो अब इसको मंथली बैंक ने रिपोर्ट करना है FBR को। और अक्सर ये होता है कि वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट भी नहीं कर रहे होते हैं कस्टमर्स, टैक्स पेयर्स। तो अब उसको रिपोर्टिंग बैंक वाला खुद करेगा FBR को। FBR के पास रिपोर्ट आ गया, फॉर एग्जांपल ये साहब बैठे हुए, इनका डेटा सब FBR के पास आ गया। अब जो डेटा FBR के पास आ गया है, FBR देखेगा कि भाई मुबारक बैठे हुए हैं, तो इनके पास इतना साल का जो ना पूरा इतना ट्रांजेक्शन हुआ हुआ है, इतना क्रेडिट हुआ हुआ है, इतना डेबिट हुआ हुआ है, तो इनका प्रॉफिट इतना बनता होगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये होता है कि जो क्रेडिट होता है ना, उसको हम टर्नओवर कहते हैं। जितने पैसा अकाउंट में आया वो हम टर्नओवर कहते हैं। तो टर्नओवर देखेंगे भाई इतना 2 करोड़ रुपये टर्नओवर है, प्रॉफिट ये कह रहा है सिर्फ मेरा ना 2 लाख रुपये। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 करोड़ रुपये का वो है और 2 लाख रुपये या 20,000 रुपये का प्रॉफिट है? तो ये सारा काम कौन करेगा? ये सारा काम बैंक रिपोर्ट करेगा FBR को। ये अपना रिटर्न फाइल करेंगे, जो रिटर्न फाइल होगा और जो बैंक का डेटा होगा वो क्रॉस मैच होगा उसमें से जो, और ये फिर चलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चलेगा जो उनका टूल है, और वो खुद उसको रिपोर्ट करके बना के देगा FBR को कि भाई इनकी जो रिपोर्टिंग है उसमें ये गलती नज़र आ रही है और ये पॉसिबल है कि इतना टैक्स बनता था इन्होंने दिया नहीं है। तो इट्स अ वेरी गुड मैकेनिज्म फॉर कैचिंग टैक्स रेवेन्यू। और कंट्रीज़ में भी होता है, और कंट्रीज़ में काफ़ी सालों से हो रहा है। पाकिस्तान में ये फर्स्ट ईयर है जो इस तरह से न्यू लॉ निकला है। अब एक और चीज़ होती है, वो आपने भी फील की होगी कि जो न्यू टैक्स फाइलर होते हैं आज की तारीख में, आज से मुराद है पहले, हम जून की बात कर लें या से पहले की बात कर लें, तो टैक्स फाइलर बनने का तरीका ये था कि आपने टैक्स रिटर्न फाइल करना है 1 साल का, या चले 2 साल का फाइल कर दें, ठीक है, और पेनल्टी आपने भरनी होती है 1000 रुपये की, ठीक है, दैट्स इट। आपने ये काम कर लिया, आपका ऑटोमेटिकली फाइलर लिस्ट में नाम आ जाता था, ठीक है, बिल्कुल सही था। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि एक बंदे ने कोई ट्रांजेक्शन करनी है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी लेनी है, तो वो क्या करता था, वो वैसे फाइल नहीं करता था कभी, उसने सिर्फ 2 दिन में 1000 रुपये भरे, ठीक है, टैक्स एक रिटर्न भर दिया और वो फाइलर हो गया, ट्रांजेक्शन कर ली इसने, फिर कभी ज़िंदगी में टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं किया इसने। तो ये गवर्नमेंट ये चाहती है बेसिकली कि बंदा फाइलर बने तो प्रॉपरली बने, जो डेडिकेटेडली हर साल फाइल करे और प्रॉपर फाइलर हो। ऐसा नहीं हो कि भाई एक दफ़ा कर दिया, बेनिफिट ले लिया, क्योंकि फाइलर का टैक्स रेट कम होता है, नॉन फाइलर का ज़्यादा होता है। तो ये गवर्नमेंट का लॉस था कि आपने 1000 रुपये देके टैक्स फाइलर बन गए, आपने ट्रांजेक्शन कर ली, प्रॉपर्टी पे पैसा बचा लिए ट्रांसफर के ऊपर, और अगले साल आपने फाइलिंग की नहीं, जो कि एक लॉ की रिक्वायरमेंट है, आपने देखा ही नहीं इसको। और FBR भी बड़ा लीनियंट होता है इन चीज़ों में, अगर आपने फाइलिंग नहीं की तो वो इतना ज़्यादा कैश नहीं करते। अब से उस पर भी कैच करना शुरू करेंगे, आपने जो फाइलिंग नहीं की उस पर भी नोटिस आना शुरू होंगे, पहले इतना नहीं होता था। अब सख्ती इस चीज़ की हो गई कि जो सीरियस फाइलर्स होते हैं ना, जो पहले 1000 रुपये देते थे, अब वो उस पर थोड़े से टैक्स बढ़ा दिया, सरचार्ज जिसे हम कहते हैं 1000 रुपये, वो 25,000 रुपये कर दिए। तो यानी कि जो न्यू फाइलर जो बनना चाहता है उसको 1000 रुपये नहीं, उसको मिनिमम जो कॉस्ट होगी वो 25,000 रुपये की कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी। अब इससे एक फ़ायदा ये है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू का भी फ़ायदा है, और इससे फ़ायदा ये है कि जो बंदा फाइलर बनेगा भी,
ठीक है, वो ऐसा नहीं होगा कि एक दफ़ा मैंने फाइल कर लिया, मैंने फिर अगला करना ही नहीं है। तो ये सीरियस फाइलर सबसे गवर्नमेंट को मिलेंगे, रादर देन हैविंग नॉन सीरियस फाइलर्स। तो ये बड़ा एक अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है। थोड़ा सा हमें हार्ड लगता है कि भाई 25,000 रुपये हमें देने गवर्नमेंट को, लेकिन अब ये इसमें ये होता है कि जो बंदे कहते हैं यार हमें तो चले 1,000 रुपये का 10,000 का बेनिफिट था, वो फाइलर बनता था, वो नहीं बनेंगे। अब जो सीरियस फाइलर्स हैं आगे, वो ही इसको फाइलिंग करेंगे। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट ने प्रोविज़न दे दिया है, फिर भी गवर्नमेंट ने प्रोविज़न ये दिया है क्योंकि ये बेसिकली जो एक दफ़ा फाइलर होता था वो नॉर्मली प्रॉपर्टी के ऊपर होता था, प्रॉपर्टी टैक्स से बचने के लिए करते थे लोग। तो गवर्नमेंट ने कह दिया है जिसने अगले 6 महीने में कोई प्रॉपर्टी लेनी है या बेचनी नहीं है तो वो कमिश्नर से परमिशन ले सकता है। कमिश्नर साहब के पास जाके बताएगा सर मैंने ना अगले 6 महीने में कोई प्रॉपर्टी लेनी बेचनी नहीं है, तो मैं 25,000 नहीं दूंगा, मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगा, तो मुझे आप माफ़ कर दें, मैं 1,000 रुपये में टैक्स देके ना मैं फाइलर बनना चाहता हूँ, तो कमिश्नर उसको अलाउ कर देगा। तो ये भी एक प्रोविज़न दिया हुआ है लॉ के अंदर। इसी तरीके से जो हमारी पार्टनरशिप रजिस्टर करनी है, आपने कंपनी बनानी है, उसमें भी थोड़ा जो ना फाइलिंग के जो चार्जेस थे पहले वो कम थे, वो भी इसी तरीके से काफ़ी बढ़ा दिए। तो अपेरेंटली लोग उसमें बड़ा वो कहते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट को कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसका बैकग्राउंड मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू भी लेना है गवर्नमेंट को, ये भी सही है अपनी जगह पे, लेकिन इसमें जो फाइलिंग जो करेगा बंदा वो बिल्कुल ही सीरियसली करेगा और उसको आगे कंटिन्यू करेगा। अब इसी तरीके से कुछ जगह पे न्यू टैक्सेस गवर्नमेंट ने इस तरह से लगाए तो नहीं है, लेकिन ये पहले भी थे। जिस तरह से अगर हम कहते हैं ना कि आपकी एडवर्टाइजिंग मीडिया है, कोई बंदा एडवर्टाइजिंग का मीडिया चला रहा है, प्लेटफॉर्म चला रहा है, उस पर टैक्स कटता नहीं था, विदहोल्डिंग नहीं होता था। ठीक है, साल के एंड में इसका जो भी बनता था, प्रॉफिट बनता था, वो उसको शो करके उसको टैक्स भरना होता था, लेकिन इस पर कोई टैक्स की विदहोल्डिंग नहीं थी। विदहोल्डिंग से मुराद है कि आपको जो पेमेंट मिलती है ना, तो उस पर टैक्स कटे, तो वो विदहोल्डिंग पहले थी नहीं एडवर्टाइजिंग मीडिया के ऊपर जिस तरह से। अब वो इस साल से उन्होंने लगा दिए 1.5%, बड़ी कम सी लगाई है। इसी तरह लॉयर्स हो गए या डॉक्टर्स हो गए, तो अब होता ये है कि फॉर एग्जांपल आप तो इंडिविजुअल है ना, आप तो टैक्स थोड़ी काटोगे, लेकिन फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी ने एक लॉयर को एंगेज किया हुआ है, लॉयर को क्या हुआ है या आर्किटेक्ट को क्या हुआ है, तो उसमें जो टैक्स रेट है वो इस साल से हो गया 15%, जो कि पहले इसमें ये होता था कि लॉयर्स और आर्किटेक्ट्स में ना नॉर्मली इसमें कुछ बड़ी कन्फ्यूजन थी, कुछ एक आध जगह पे लिखा था 4% भी लिखा था, तो ये बड़ा एक कन्फ्यूजन चली थी। उसको गवर्नमेंट ने इस बार सेटल कर दिया और उसको इन्होंने कर दिया 15% के ऊपर। इसी तरीके से आपके जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स होते हैं, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स से मुराद है जब माल बाहर बेचते हैं हमें पैसे मिलते हैं, उस पर थोड़ा सा टैक्स रेट बढ़ा है, वो 1% की जगह 1.25% हो गया। अब कुछ बात करते हैं हम इनहेरिटेंस के हवाले से। इनहेरिटेंस का रूल ये होता है कि जब किसी का इंतकाल होता है तो उसकी प्रॉपर्टी, इसके जो लीगल हेयर होते हैं, बेटा बेटी जो भी होता है, उसको तकसीम हो जाती है। वो कोर्ट से आपको एक सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, नादरा इशू कर देती है सर्टिफिकेट, नादरा ना करे तो फिर आपको कोर्ट से मिलता है। तो उस केस में ये होता है कि FVR कहता है कि जो प्रॉपर्टी आपको मिली, ठीक है, जो आपके वालिद साहब के फॉर एग्जाम्पल इंतकाल के बाद आपको मिल रही है प्रॉपर्टी, अब वो प्रॉपर्टी है 30 साल पुरानी, 40 साल पुरानी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उस वक्त तो उसकी वैल्यू थी नहीं, लेकिन इंतकाल आज हुआ, आज की तारीख में उसकी प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो उस पर क्लैरिटी नहीं थी कि हम वैल्यू क्या लें, ठीक है। लॉ में ये लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ ये था लॉ के अंदर कि इस पर ना इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पे टैक्स कोई नहीं है, ठीक है, इट्स एग्जेम्प्ट, सही है। लेकिन एक मसला ये आता था कि आपने वैल्यू कौन सी लेनी, ये क्लियर नहीं था। जो 40 साल पुरानी वैल्यू है वो ले ले या आज की वैल्यू है वो ले ले, ये क्लियर नहीं है। तो उस पर गवर्नमेंट ने कह दिया आपको जो लेना है वो आज की तारीख पे जो वैल्यू है ट्रांसफ़र हो रहा है, जब आपको सक्सेशन मिल गया उस तारीख की जो वैल्यू है, और वैल्यू कौन सी, जो FVR की वैल्यू है, आपने उसको लेना है। वैल्यूज़ भी हमारे पास प्रॉपर्टी की दो होती है, एक होती है जो उसकी रियल वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कोई फ्लैट है आपके पास, बेचते जाओ उस पर करोड़ रुपये मिल जाते हैं, लेकिन उसकी जो फाइल की वैल्यू है ना वो उससे कम होती है, उस पर टैक्स भी जो वैल्यू होती है वो कम वाली वैल्यू होती है, वो उसकी तकरीबन हाफ के करीब होती है, 50 लाख 60 लाख रुपये। तो FVR ने ये कहा कि जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होगी उस पर जो उसकी FVR वाली वैल्यू है 50-60 लाख रुपये वाली, वो वैल्यू ली जाएगी। यानी कि जो आपको मिल रही है इनहेरिटेंस के अंदर, आपने वो जो FVR की वैल्यू वो आप अपने रिटर्न में शो करोगे भाई कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है और इतनी वैल्यू इसकी FVR की बनती है आज की तारीख में, तो मैं उसको वैल्यू का भी यहाँ डालेंगे। और बाद में क्या करते हैं, अच्छा बाद में इसमें मसला क्या, मसला ये आता है, थोड़ा सा इशू ये आता है। पहले ये था लॉ थोड़ा सा क्लियर नहीं था, पहले लोग क्या करते थे कि भाई जो 40 साल पुरानी वैल्यू है ना वो ही दिखा देते थे। यानी कि फॉर एग्जांपल अभी करोड़ रुपए का फ्लैट आपको मिला जिसकी FVR वैल्यू है 50 लाख रुपए, 40 साल पहले इसकी वैल्यू थी 5 लाख रुपए, तो लोग दिखाते थे 5 लाख रुपए, ठीक है। अब मसला ये होता था, मसला टैक्स तो फिर भी नहीं था, लेकिन इशू ये था कि जब आप उसको बेचते थे ना
अब आपने आज आपको मिली है, इनहेरिट हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपको सेल करना है, सेल करने लगे, वो करोड़ रुपये का बिकेगा, तो आपने दिखाया हुआ कितना 5 लाख का, बेच रहे हो करोड़ रुपये का, तो डिफरेंस है ना 95 लैक्स, वो आपका गेन हो जाता है, उस पर टैक्स का मसला आता है, वो आपकी इनकम का पार्ट बनता है। अब गवर्नमेंट ने क्लियर किया इसको, गवर्नमेंट ने कहा जो आज की तारीख में FBR की वैल्यू है आपने वो दिखाना है, वो 50 लाख रुपये थी, बेच रहे हो करोड़ रुपये का, तो डिफरेंस जो आ रहा है ना, तो आपका गेन कम हो जाएगा इस तरीके से। तो ये सेक्शन हमारे लिए एक तरह से बेनिफिशियल सेक्शन है, क्योंकि इसमें बड़े केसेस भी बने थे कि भाई हमें वैल्यू क्या दिखानी है। लॉ में ये लिखा हुआ था कि आपने पुरानी वैल्यू ना वो दिखा सकते हैं, लोग वही दिखाते थे, लेकिन इसमें गेन का मसला आता था। तो ये चीज़ भी इस साल जो है क्लियर हो गई, यानी कि आपको कोई भी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलती है तो उस पर आपने आज की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने का तरीका होता है, FBR की साइड पे जाएंगे ना, उसमें लिखेंगे FBR वैल्यू कराची प्रॉपर्टी, वो सर्कुलर पर निकल आएगा, उसमें सारा पता होगा, लिखा होगा कि आयशा मंजिल की प्रॉपर्टी है, उसकी कितनी वैल्यू है, करीमात कितनी वैल्यू है, गार्डन कितनी वैल्यू है, तो वहाँ से आप खुद ही वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको अपने पास शो कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ होती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर ये होता है कि आपकी फॉर एग्जांपल ये दो भाई मिलके पार्टनरशिप चला रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप में ये है कि पार्टनरशिप एक अलग एंटिटी होती है, वो अपना टैक्स खुद भरती है। अच्छा, अब आप इन दोनों की पार्टनरशिप ने एक टैक्स अपना पे कर दिया, पे करने के बाद जो बकाया पैसा बचते हैं वो आधा ये तकसीम कर लेते हैं, ठीक है। जो भी इनका रेशो है उस हिसाब से आधे पैसे इनको मिल जाएंगे, आधे इनको मिल जाएंगे। तो अब इस पर एक डिस्प्यूट ये था कि भाई आधे पैसा मुझे मिल गया, आधे मुझे मिल गया, मैं इस पर टैक्स नहीं दूंगा। टैक्स क्यों नहीं दूंगा भाई? क्योंकि ऑलरेडी पार्टनरशिप ने टैक्स दे चुका है। तो उस पर गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया कि ऑलरेडी दिया होगा उसने, सही अपने यहाँ पे, लेकिन ये आपका भी तो प्रॉफिट है ना, आपको मिल रहा है जो भी शेयर आपका मिल रहा है, इनको जो मिल रहा है इनका शेयर है पार्टनर का, तो उस पर आप भी आपका ये इनकम का पार्ट बनता है, तो इस पर आपको टैक्स देने का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ गवर्नमेंट ने क्लियर की। ये थोड़ा सा लॉ में ग्रे एरिया था, क्लियर नहीं थी चीज़, जिसका लोग बेनिफिट लेते थे। अब ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपको जो भी पार्टनरशिप बनाने के बाद प्रॉफिट जो बचेगा वो अब टैक्सेबल होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा गवर्नमेंट अच्छा चीज़ निकाली, वो ये है कि आपके जो केसेस चलते रहते हैं कोर्टों के अंदर, बहुत प्रोलॉन्ग टाइम चलता रहता है। यानी कि फॉर एग्जांपल केस हुआ, आपका ऑर्डर डिमांड निकली आपकी, लेट से 10 लाख रुपए की डिमांड निकल गई, ठीक है। अब जब 10 लाख रुपए की डिमांड निकल गई तो उस पर आपने कोर्ट पे केस फाइल कर दिया। अच्छा, कोर्ट के भी स्टेज होता है, एक लोअर कोर्ट होती है जिसे हम ट्राइब्यूनल कहते हैं, फिर हाई कोर्ट होती है। तो लोअर कोर्ट में आपने केस फाइल कर दिया, अब लोअर कोर्ट में केस पड़ा है 2 साल 3 साल से पड़ा हुआ है, फिर आप वहाँ से हारे जीते, ठीक है, आप जीत गए फॉर एग्जाम्पल, तो FBR क्या करता था, FBR हाई कोर्ट चले जाता था, ठीक है। अगर आप हार गए तो आप हाई कोर्ट जाओगे, सही है। फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाते रहे इसी तरह से, अगर आप हार गए तो आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट, अगर FBR हार गया तो FBR जाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो ये इसमें 20-20 साल, 25-25 साल, 30 साल तक केसेस चलते रहते थे। मसला ये होता था कि अब फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू छोटा सा अमाउंट है, 5 लाख 4 लाख 3 लाख की अमाउंट है, तो उसमें गवर्नमेंट का एक लॉस ये था कि गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट कोई भी केस के लिए ना वकील को फीस देती है। गवर्नमेंट के अपने सरकारी वकील जिसे हम कहते हैं ना, उसको फीस देना पड़ता है हर केस की। तो फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए का केस, अगर 10 लाख रुपए की डिमांड निकली हुई है, ठीक है, तो अब आपकी तो डिमांड निकल गई, आप तो जाओगे भाई, आप चले गए ट्राइब्यूनल, ठीक है। सरकारी वकील भी वहाँ पे आ गया, सरकारी वकील को जो भी गवर्नमेंट देती होगी फीस, लाख 2 लाख 3 लाख जो भी देती होगी, ठीक है। केस का एंड क्या हुआ, केस का एंड हुआ भाई कि FBR हार गया। जब FBR हार गया तो FBR क्या करती थी, सरकारी वकील को बोलती थी जाओ तुम हाई कोर्ट जाओ, उसको अलग फीस दी, अलग केस चला, वहाँ पे केस चला 4 साल 5 साल, उसकी अलग फीसें लगी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट का एक्सपेंस हो रहा है। एक्सपेंस गवर्नमेंट का होने का मतलब है कि जो हमारा टैक्स का रेवेन्यू है वो ज़ाया हो रहा है बेसिकली। एक्सपेंस का मसला मतलब ये होता है, यानी कि हमारा रेवेन्यू का लॉस है बेसिकली, हमारे टैक्स का पैसा ज़ाया होता है। तो उसके बाद वो फिर क्या करते थे, वो वहाँ से हारे अगर FBR, तो FBR जाती थी सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे वकील को अलग फीस दे रहे होते थे। तो अब इसमें इतनी, अब टैक्स का केस है 10 लाख रुपये का, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का लॉस जो होता था ना वो उससे ऊपर चले जाता था। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक निकाला है, इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई है, वो देखिए कि जितने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं कोर्ट के अंदर, ठीक है, उसको क्या वो जायज़ है भी उसको चलाना या नहीं है, अगर नहीं है तो छोड़ो, ठीक है, और जो चलाने वाला केस है उस पर फोकस करें। तो ये भी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा है, जिसमें ये है कि कोई न्यू टैक्स मेजर नहीं है, लेकिन जो ये भी इन्फोर्समेंट मेजर एक तरह से, यानी कि जो पेंडिंग हमारे केसेस पड़े हुए हैं उसको क्लियर करें, बैकलॉग क्लियर करें, जो नहीं बनता उसको जाने दें, और न्यू केसेस के ऊपर हम फोकस कर सकें। तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट इसके बाद एक और चीज़ आई है, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज का मतलब होता है कि आपका टैक्स बनता है, आपको पता है आप रिटर्न फाइल करते हैं 30 सितंबर तक, ठीक है। कभी कभी गवर्नमेंट उसको डेट को आगे भी कर देती है। अब पिछले साल से हुआ कि गवर्नमेंट ने कहा कि हम डेट्स को कम आगे बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप जो डेट पे, लास्ट डेट पे टैक्स पे करना होता है, आप नहीं पे करें। फॉर एग्जांपल आपने पे नहीं किया, उसको 6 महीने बाद 8 महीने बाद जाके रिटर्न फाइल किया, उसके बाद पे किया,
ठीक है, या आपने जो है पे ही नहीं किया, दिखाया ही नहीं, तो उस पर सरचार्ज इस तरीके से अप्लाई लॉ में था, लेकिन अप्लाई नहीं करती थी गवर्नमेंट। इसी तरह ये होता था कि अब आपका, मैंने बताया एग्जाम्पल बताता हूँ, 10 लाख का केस बना था, आप खड़े हो गए कोर्ट में आगे, ठीक है, 10 साल तक खड़े हुए यहाँ लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें आपने क्या किया, 10 लाख का जो पैसा फंसा दिया गवर्नमेंट के, ठीक है, यानी कि 10 लाख आप पहले दे देते गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट के पास पैसा होता। अब आपने 10 लाख गवर्नमेंट को फंसा के रखे, और एंड में जाके अगर आप हार गए, तो जितना टाइम ये केसेस में यहाँ किसी वजह से फंसा रहा, तो उस ड्यूरेशन का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं सरचार्ज। वो पर ईयर के हिसाब से 12% के करीब होता है, यानी कि आपने 10 साल फंसा दिया, तो वो तकरीबन जितनी अमाउंट होगी उससे ज़्यादा वो आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा। ये कंपलसरी गवर्नमेंट ने रिक्वायरमेंट लगाई है, और ये कुछ जजमेंट्स भी है कोर्टों की, उसके बाद ही गवर्नमेंट ने इस चीज़ को इन्फोर्स किया है। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन थी इनकम टैक्स की। अब मैं थोड़ा सा आपको सेल्स टैक्स में जो अपडेट्स आई है मोटी मोटी, मैं आपको वो भी ज़रा सा बता देता हूँ। अच्छा, सेल्स टैक्स से हमारा ऐसा बहुत ज़्यादा ताल्लुक यहाँ पे नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग और स्टील सेक्टर्स पे ज़्यादातर गवर्नमेंट ने सेल्स टैक्स लगाया है। जो ब्रॉडली हम पे इम्पैक्ट होता है और जनरल पब्लिक पे इम्पैक्ट होता है, वो होता है इनवॉइस का। गवर्नमेंट ने इनवॉइसिंग का जो मैकेनिज्म होता है, ठीक है, जो भी आप इनवॉइस आपको मिलती है, गवर्नमेंट ने उसको बोला है कि इनवॉइस को आप इंटीग्रेट कर दो FBR के सिस्टम से। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो मैं वो इनवॉइस पर्ची निकाल के दे देता है। अक्सर वो पर्चियाँ गवर्नमेंट के सिस्टम से इंटीग्रेटेड नहीं होती, मर्ज नहीं होती। वो हमसे टैक्स तो ले लेता है, पता नहीं वो आगे उसको सबमिट कर डिपॉजिट करता है गवर्नमेंट को, ये नहीं करता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बड़ा स्ट्रिक्ट निकाला है। इससे हाल ही में, इससे पहले इन्होंने जो मार्ट्स होते हैं उस पर ये इंप्लीमेंट किया था, POS जिसे हम कहते हैं। उसमें यह था कि जो भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे वो रियल टाइम में उसकी रिपोर्टिंग होती है FBR को, और उस पर कोड भी होता है, वो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये मैकेनिज्म जो टेस्ट मॉडल था, वो अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस ऑल द इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट कर रही है। तो ये एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म इन्होंने इंप्लीमेंट किया, ताकि जो हम टैक्स देते हैं ना, हम कहते हैं ना हम हर चीज़ के ऊपर सेल टैक्स दे रहे हैं, अब वो टैक्स जाता किधर है, गवर्नमेंट को जाता है या कहाँ जा रहा है वो नहीं पता चलता। अब वो उस पर कैच कर सकते हो उसको ये कहाँ जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ भी सेल टैक्स में भी, जिस तरह मैंने बताया इनकम टैक्स में AI का मैकेनिज्म लेकर आए हैं, तो उसी तरीके से सेल टैक्स में भी वो AI का मैकेनिज्म यहाँ पे लेकर आ गए। जो भी ऑडिट्स, जो भी मॉनिटरिंग, टैक्स कैच करना होगा इनको, वो सारा का सारा वो AI के ज़रिए करेंगे। तो ये सेल टैक्स में मोटा मोटा ये था। अब इनकम टैक्स में बहुत सारी चेंजेस मैंने आपको बताई, और सारी चेंजेस का मकसद गवर्नमेंट का ये था कि न्यू टैक्सेस लाना नहीं था, बल्कि इन्फोर्समेंट के हवाले से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। मैं कह रहा हूँ रेमिटेंस टैक्स फ्री है या टैक्स है उस पर? रेमिटेंस जो आपकी पर्सनल रेमिटेंस होती है ना, आपके घर वाले, भाई बहन, वालिद साहब काम करते हैं, आपको घर वापस आपके पाकिस्तान में घर पे भेजते हैं, इसे हम कहते हैं होम रेमिटेंस, PRI जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये अभी भी एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट है। ऐसी कंडीशन ये होती है कि जब आप पैसा भिजवाते हैं ना वहाँ से, तो वहाँ पे वो पर्पस पूछता है, पर्पस में आपने रेमिटेंस लिखनी पड़ती है। वो रेमिटेंस आपके पास आएगी इधर, आपको बैंक से एक सर्टिफिकेट होता है, उसे हम कहते हैं PRC, प्रोसीड्स रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, वो आपने लेना होता है, वो FBR में रिकॉर्ड में शो करना पड़ता है, वो आपकी एग्जाम्प्ट होती है रेमिटेंसेस। लेकिन ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए होती है, ऐसा नहीं आपने कंपनी खोली हुई है, कंपनी में रेमिटेंस सारी बार से, वो एग्जाम्प्ट नहीं होगी। अच्छा, मुझे पूछना है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स पे 15% जो टैक्स है, तो ये जो है वो जो टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटी लेक्चरार्स हैं, उन पे भी है अगर वो विजिटिंग फैकल्टी है तो? बिल्कुल उस पर भी है, उस पे एज भी है। लॉन्ग एज वो सैलरीड पर्सन नहीं है, ठीक है, उस पर भी उसी तरीके से 15% है। ओके। अच्छा, इसमें ये है एक जगह पे एग्जाम्पशन है, अगर आप कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज दी हुई हैं उस पर अभी भी रिड्यूस रेट है, लेकिन उसमें इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स उसमें नहीं आते। ओके। अच्छा, अगर आप कोई अकाउंटिंग फर्म अपनी चला रहे हैं तो उस पर अभी भी रिड्यूस रेट चल रहा है 6% का। आप HR प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, उस पर अभी भी 6% का रेट चल रहा है। लेकिन आप कहो नहीं यार मैं अकेले काम कर रहा हूँ, ये इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल हूँ मैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। अगर आप एक फर्म के तौर पर कर रहे हैं तो अभी भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल में आएंगे तो ये 15% पे जाएंगे आप। सही है, क्योंकि यहाँ मेरा सवाल इसलिए है कि जब हम AKU में कोई भी सर्विस देते हैं एज अ फ्रीलांसर, हाँ। तो वहाँ पर वो 15% कट करते हैं अबव 30,000, ऐसा ही, ठीक बिल्कुल है। सही। बट अगर ब्रिटिश काउंसिल में हम काम करते हैं तो चाहे वो 150K भी हो जाए, ज़ीरो टैक्स। ब्रिटिश काउंसिल का थोड़ा देखना पड़ेगा, उनका मैकेनिज्म थोड़ा वो शायद नॉन प्रॉफिट बताता है, मे बी एम्बेसी से भी लिंक्ड है उसका। तो हाँ। बहुत सी जो एम्बेसी रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस है ना, वो टैक्स में फॉल ही नहीं करती। ओके। सेक्शन 42 की इसको और 49 की एग्जामिशंस होती है, तो उसमें आती नहीं है, उस वजह से टैक्स नहीं काट दो, उसमें आती है। हाँ, टैक्स की भी इम्यूनिटी उनको। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो ये लेटेस्ट बजट आया है तो उसमें जो है वो
जो हम कोई अगर मेकअप वगैरह का या कुछ सामान लेते हैं तो उसमें कोई मतलब है कुछ ऐसा लगा हुआ कि नहीं वो इतना ही मिलेगा? अच्छा, इसमें देखिए लिमिट तो कोई नहीं है कि आप जितना लेना चाहे ले सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। पहली बात ये है इसके अंदर कि इसमें कोई एडिशनल टैक्स तो नहीं आया। टैक्स जो एडिशनल आया है वो मैंने आपको बताया है, और हर जगह रिलीफ ज़्यादा मिला है, ठीक है। इसमें ये होता है कि जिस तरह आप मेकअप या कॉस्मेटिक लेने आते हैं ना, तो इनवॉइस आपको मिलती है ना, तो उसमें आप लिखा होता है 18% सेल टैक्स। अब वो आगे जमा कराते नहीं कराते ये नहीं पता, तो उस पर गवर्नमेंट कह रही है कि जो भी इनवॉइस आपको मिलेगी आगे से वो FBR के सिस्टम से लिंक्ड हो। क्योंकि अक्सर हम लोग अगर कहीं शॉपिंग पर जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि ब्यूटी कॉस्मेटिक्स अगर हमें हाँ। लेना हो तो वो कहते हैं कि इस पर डिस्काउंट नहीं है और इसमें ये नहीं। तो मैंने पूछा कि अगर ये बजट जो आया तो क्या गवर्नमेंट ने ब्यूटी उस पर कुछ टैक्स लगाया है कि नहीं? कोई एडिशनल टैक्स नहीं है, कोई एडिशनल टैक्स नहीं है, वही सेम है। ठीक। और इनवॉइसिंग आप देखेंगे आगे जाके वो सारा का सारा आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलना स्टार्ट होगा। सर मुझे एक पूछना था, ये रिटेल होलसेल जो पूरा सेक्टर है ये तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिकल FBR के साथ कनेक्टेड नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जिसमें सबसे ज़्यादा टर्नओवर है। बिल्कुल। हाँ, तो फिर उसको किस तरीके से क्लियर करेंगे? देखिए इस पर एक सवाल ये, सही। दूसरा सवाल ये है कि वो फर्स्ट प्रॉपर्टी का आपने बताया कि करंट वैल्यू और पुरानी वैल्यू, अगर उसको गिफ्ट में लेते हैं देन वो सिनेरियो चेंज होता है या नहीं? ठीक है, बता दो आप। हाँ। सही है। अच्छा, आपका पहला सवाल जो है ना कि होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जितना अपना बुल्डन मार्केट पूरा बढ़ा है, मेडिसिन मार्केट बढ़ा हुआ है, तो ये तो आप जिस तरह कह रहे हैं कि इस सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इंटीग्रेशन में कभी नहीं आते। अच्छा, अब ये जितने भी हमारे मार्ट्स थे, फिर होटल के होटल्स हो गए अपने, ये भी ना पहले आने वाले ही नहीं थे। गवर्नमेंट उसको लेकर आ गई, टेस्ट मॉडल बना के लेकर आ गई इसको, ठीक है। टाइम बिंग में आप देखेंगे, देखिए ये जितने भी बड़े बड़े जाइंट्स हैं ना, मेडिसिन मार्केट, डिस्ट्रीब्यूटर, ये जितना भी परचेज करते हैं ना, इस पर इनको टैक्स देना पड़ता है। इनको डिस्ट्रीब्यूटर का एक टैक्स लग रहा होता है, मामूली टैक्स होता है लेकिन वो होता है। तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है कि भाई कौन कौन बड़े बड़े ये डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं यहाँ पे। नोटिस आना शुरू हो गए इनको, कुछ टाइम में आज से लगा ले, 2 साल लगा ले, 3 साल लगा ले, इंटीग्रेशन की तरफ पूरी इकनॉमी हमारी जा रही। रेजिस्टेंस होती है शुरू में, लेकिन ये आगे जाके इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल लगाना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। कंप्यूटर लगाएं आप, उसकी ब्लैक कॉपर की मशीन लगाएं, सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट करें, बहुत सारा कॉस्ट होती है इसकी। इस पर जजमेंट भी इनफैक्ट हमारे खिलाफ ही है। वो कहते हैं जो भी कॉस्ट है आपको बढ़नी है, आपने काम करना तो आपने करना है काम। उसको क्लेम नहीं कर सकते। इनफैक्ट इस पर FBR थोड़ा काम करिए, क्योंकि इतने लार्ज स्केल पे काम करेगी ना, तो वो कुछ ना कुछ सिस्टम अभी निकालने की कोशिश करिए कि थोड़ा रिजनेबल हो, चीप हो। इसके लिए FBR ने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स भी रखे, EY जिस तरह से ना कुछ 6-7 कॉन्ट्रैक्टर्स रखे कि आप लार्ज स्केल को हम लोगों को करना है, कैटर करना है, तो आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को मद्देनजर रखते हुए ये पूरा सिस्टम कम में लगा के दें। इनकम टैक्स का बेनिफिट है आपको। बेनिफिट ये है कि जो आपने आगे पे करा हुआ है ना, अभी अगर अभी आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं और अभी आप टैक्स भरते ही नहीं है, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शंस इतनी हो गई कि आपको बढ़ना तो है, आपको सिस्टम भी लगाना है, आपको आगे जाकर सारा काम भी करना है। फ़ायदा ये होगा कि जो आपने आगे माल लेते हुए जो टैक्स भरा हुआ है उसको आप क्लेम कर सकते हैं। यानी कि आपको मिसाल के तौर पर आपका 100 रुपये का टैक्स बनता है ना साल के एंड में, जो आप अभी नहीं भर रहे आज की तारीख में, डिस्ट्रीब्यूटर जो नहीं भर रहा, अब मसले इतने हो गए कि उनको आगे जाके बढ़ना है, कंपलसरी बढ़ना। करेंगे आगे जाके, स्टार्ट करेंगे। जितना भी परचेजिंग हो रहा है वो तो उस पे है ही नहीं कोई। अब पता है फिजिकल कैश पे ले रहे हो, फिजिकल कैश पे ले रहे हैं, उस पे पेमेंट भी फिजिकल कैश पे है। बिल्कुल ऐसे ही। उसको सेल कर रहे हो आप, उस पे कैश ले रहे हो। देखो मसला पता है कि हमारी पूरी इकोनॉमी इज़ अ कैश इकोनॉमी, पाकिस्तानी इकोनॉमी। लेकिन अभी भी जो आप खरीदते हो ना, बड़ी कंपनी से लेते ना, कंपनीज पे तो रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। कंपनीज कैन नॉट सेल बाय कैश। सही सही, बिल्कुल सही, एक ट्रक का माल होता है वो 10 निकाल देते हैं, एक क्लेम जाता है, बिल्कुल सही। तो वो सारा तो उसमें गेन तो पूरा काला ही है टोटल। हाँ जी, ये देखिए, ये तो हर जगह मसला रहता है, 100% तो नहीं है। इसलिए देखिए ना, गवर्नमेंट ने सिस्टम क्या निकाला है, AI का सिस्टम निकाला है। इन द लॉन्ग रन देखिए, जो ट्रक 10 निकल रहे ना, अब 10 निकले, 10 ट्रक चल रहे हैं, 10 ट्रक किसके नाम पे? नाम पे नहीं, एज अ प्रोडक्शन है। 10 ट्रक किसके नाम पे? एक बात है, ओनर के नाम पे, किसके नाम पे? ये सारा डेटा FBR के पास जाना स्टार्ट हो गया। सिंध गवर्नमेंट की वेबसाइट, पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट, व्हीकल की, प्रॉपर्टी की, बैंक रिकॉर्ड, सारा मर्ज हो रहा है। FBR सारा रिकॉर्ड मर्ज कर रहा है, एनालिसिस कर रहे हैं, इसके ऊपर AI लगा हुआ है।
एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, थोड़ा पॉइंट उससे मुझे बताइए। फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी रखता हूँ ठीक है, अपने बिजनेस यूज़ के लिए। अगर मैं रेंट कार से एक कार हायर कर लूँ तो क्या मैं अपने बिजनेस में वो रेंट क्लेम कर सकता हूँ? बिल्कुल करेंगे। बिकॉज ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, मैंने हाँ। रेंट पे ली है। सही है, बिल्कुल सही। रेंट पे किया आपने ना, रेंट पे किया, खर्चा है मैं आपका। उसकी इनवॉइस तो दे सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आपका Claim expense हो सकता है नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। वो आपका एक्सपेंस है, ओ, यानी कि that's the way। एक्सपेंस है आपका ना। फॉर एग्जाम्पल आपने पूरे साल में 10 लाख रुपए का रेंट पे कर दिया, हर महीने लाख लाख रुपए का लगा के 12 लाख रुपए रेंट पे किया, 25 लाख की इनकम दी, 25 लाख में से 12 लाख माइनस कर लेना, और जो बचेगा उस पर टैक्स दे देना। इसी तरह आपका सवाल है कि भाई वो मैं इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में आज की वैल्यू लेनी है, गिफ्ट में क्या करूँ? गिफ्ट में भी यही है, गिफ्ट में भी यही है। गिफ्ट होता है जो प्रॉपर्टी का गिफ्ट करते हैं ना, वो तो आप रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्टर कराते हैं। गिफ्ट डीड कभी भी बनाए प्रॉपर्टी की, वो जाके रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करना लाजमी है, वरना गिफ्ट नहीं मानते उसको। तो रजिस्टर करेंगे ना उसको, वो आपसे ऑलरेडी जो उसकी FBR की वैल्यू है वो उसी पे आपको टैक्स लेगा, तो वो उसी पे आपको शो करना होता है। ये तो गलत है ना, क्योंकि एक प्रॉपर्टी अगर है और वो गिफ्ट में मिली है, मैं उसे बेचना नहीं चाह रहा, ऐसा ही है, ठीक है। ये तो आपकी जेब से निकलवाना होगा। हाँ ये है, ये बिल्कुल है। देखो मसला ये है कि ट्रांजेक्शन भी तो हो रही है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है ना, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। आप तो मुझसे एज ए गवर्नमेंट में कह रहा हूँ, ऐसे मतलब ही। मैं आपको पे तो तब करूँगा जब वो प्रॉपर्टी में बेचोगे, अगर हाँ। मैं रह ही उसमें रहा हूँ, सही है, यू आर फोर्सिंग मी टू बाय अनदर प्रॉपर्टी ऐसा ही। एंड गिव यू द टैक्स फ्रॉम माय पॉकेट। देखो बात ये कि टैक्स जो होता है ना, बेसिकली टैक्स इज ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपकी एक तरह से यूँ भी समझ लें बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कि आपको फ़ायदा भी तो हुआ है ना, आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट मिल गई है। फायदा हुआ है, व्हेन इट फाइनलाइज आइदर इट कुड बी आफ्टर 200 years or 100 years, मैं पे अभी कर रहा हूँ। पे अभी, अच्छा, इस पर पे का भी पता है फ़ायदा क्या है? इसका भी पॉइंट है कि जो पे कर रहे हैं ना आप, जी। ये पे जो करते हैं ना, ये वैसे मैंने बताया कि टैक्स वैसे कम हो गया ना, ये पे करते हैं आप रजिस्टर करने जाते हैं ना तब पे करते हैं ना। अच्छा, गिफ्ट में एक चीज़ ये भी गवर्नमेंट ने की हुई है कि आपको ब्लड रिलेटिव से मिलता है, तो उस पर वैसे ही गवर्नमेंट टैक्स को एग्जाम किया हुआ है, किया हुआ है। एग्जाम किया हुआ है इसको, ठीक है। अच्छा, इसमें भी मसला है, लेकिन कुछ जगह आप देखेंगे कराची में भी कुछ रजिस्ट्रार्स हैं ना, उस पर भी टैक्स लेते हैं आपसे ज़बरदस्ती, ये भी मसला है। अब ज़ाहिर है उस पर आप कोर्ट तो नहीं जाओगे ना कि भाई टैक्स नहीं लो, टाइम थोड़ी इतना करने का, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, ये होता है, ठीक है। 2-3 है यहाँ पे जो ये टैक्स ले लेते हैं आपसे। क्या करें, उसका हल क्या है? जो भाई टैक्स आपसे लिया ना, ये देखो नंबर 1 टैक्स कम हो गया, आधा हो गया, जहाँ 5.5% 12% पे चला गया था वो कम हो गया, 1.75% हो गया, ठीक है, बहुत कम हो गया गिफ्ट में बता रहा हूँ। गिफ्ट में, ओके, ठीक है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, इंक्लूडिंग गिफ्ट। तो अब वो जो कम हो गया ना, तो वैसे ही आपका जो साल के एंड में टैक्स बनता है, आप उसमें से उसको माइनस कर लेना, एडजस्टेबल है वो, इसको कहते हैं एडवांस टैक्स, एडजस्टेबल टैक्स, वो एडजस्ट हो जाता है, उसका मसला नहीं आता। अच्छा, क्लेम रिटर्न करने के बाद मेरा ये फर्स्ट है, जी, करूँगा अगर खोला तो, ऐसा ही। ये रिटर्न फाइल करने के बाद जो मेरे पैसे हैं वो रिटर्न होते भी हैं या गवर्नमेंट रख लेती है? अच्छा, आजकल ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, रिफंड का सवाल है। देखिए रिफंड जो है ना, प्रैक्टिकली देखिए लॉ में एग्जिस्ट करता है, प्रोविजन दिया हुआ है रिफंड का, लेकिन रिफंड का मसला है कि गवर्नमेंट के पास अभी आपको पता है हालात थोड़े से अभी इंप्रूव हो रहे हैं ना, वक्त के साथ साथ थोड़ा बेहतर जा रहा है हमारी गवर्नमेंट, अभी वॉर भी चल रही है, तो गवर्नमेंट को फंड्स की ज़रूरत है, तो रिफंड इतना आसानी से आजकल मिल नहीं रहा, डिफिकल्ट है। उसके लिए आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी है। स्ट्रगल इस तरह करनी है कि आपने रिफंड अप्लाई करना है पहले तो, ठीक है, इसकी एक एप्लीकेशन होती है, ऐसा नहीं आपने रिटर्न में दिखाया रिफंड मिल जाएगा बैठे बैठे, ऐसा नहीं होता, क्लेम करना पड़ता है। इनकम जो क्लेम होती है जी। किसी के ऊपर, इफ अ पर्सन स्टेज मोर देन 6 months इन द कंट्री, उस पर अप्लाई होती है उससे। अच्छा, इस पर बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। लॉ ये कहता है कि पाकिस्तान में आप 182 डेज से ज़्यादा रह जाए तो रेजिडेंट बनते हैं ना। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते थे, बहुत से लोग, मैं खुद पर्सनली जानता हूँ, वो 3 महीने पाकिस्तान में रहते थे, 3 महीने यूके में रह गए, ठीक है, 3 महीने कहीं और रह गए, कर आगे ना 182 से कम ही रहते थे। अच्छा, वो मज़े की बात है, वो हर जगह ऐसी जगह रहते थे जहाँ पर टैक्स होता ही नहीं है। 2 महीने आप दुबई में रह के आ जाओ, 3 महीने यूके घूम लो, आपको टैक्स ही नहीं देना, कहीं के नेशनल वो सिटीजन नहीं बन रहे ना, नेशनल टैक्स रेसिडेंट नहीं बन रहे आप, पाकिस्तान में भी नहीं बन रहे। ये आज से मेरे ख्याल से 4 साल हो गए इस चीज़ को, गवर्नमेंट ने लॉ सही कर लिया अपना। गवर्नमेंट ने लॉ ये कर दिया है कि अगर आप किसी भी मुल्क में टैक्स पे नहीं करते ना, और पाकिस्तानी वो है आपका NIC है पाकिस्तानी, तो अब पाकिस्तान में आपको टैक्स भरना पड़ता है पूरा। मगर अगर किसी और कंट्री में पे कर रहे हैं देन, अगर आप अच्छा आप किसी कंट्री में पे कर रहे हैं ना, अगर अब इसमें ये भी है कि किसी कंट्री में आपने सिर्फ 100 रुपये पे किए हुए, ये भी टेस्ट होता है। ये अब टेस्ट कैसे होगा? AI के जरिए होगा। नहीं, अगर पूरा पेपर है उस कंट्री का, अगर पूरा पेपर है फिर तो मसला नहीं, फिर तो सबमिट कर सकते हैं। अगर आप वहाँ के टैक्स रेसिडेंट हो गए ना, प्रॉपर वहाँ का टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ आपने, तरीके से किया हुआ है, फिर मसला नहीं है, फिर इशू नहीं। और पाकिस्तान में आप रहते ही नहीं है, कम रहते हैं, और वहाँ पे टैक्स का फाइल है आपके पास,
मैंने अगर वहाँ के तरीके से फाइल किया आपने वहाँ के तरीके से फाइल किया हुआ है, बट मेरी इनकम शो होती है यहाँ के बैंक में सही है। मोर देन दैट, तो फिर गवर्नमेंट क्लेम करती है। अच्छा, अब इस पे पता है क्या होता है, पाकिस्तान में भी कुछ ना उस मुल्क, हर मुल्क के साथ एक ट्रीटी बनी हुई है, डबल टैक्स ट्रीटी जिसे हम कहते हैं ना। अगर यहाँ पे जो इनकम आ रही है आपकी, अब इनकम भी कौन सी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी बेची है ना, गाड़ी बेची आपने 10 लाख की गाड़ी बेची, तो 10 लाख की जो गाड़ी बेची आपकी इनकम नहीं है पूरी। आपकी इनकम क्या है, 10 लाख की गाड़ी बेची ना, तो गाड़ी ली भी 9 लाख की थी, तो आपकी इनकम लाख रुपए की। तो आपको इनकम सही निकालनी पहले, और वो उस इनकम के ऊपर आपने फॉर एग्जाम्पल कनाडा में टैक्स दे दिया है ना अगर, तो दोबारा यहाँ पर टैक्स नहीं देना है। इस चीज़ का सबका आपके पास है ना रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन हाँ रिकॉर्ड, फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने वहाँ टैक्स नहीं दिया तो फिर आपको वहाँ की भी इनकम का टैक्स यहाँ देना पड़ता है, ये रूल है। और कोई किसी का क्वेश्चन? जी जी। लास्ट ईयर फ्रीलांसर्स जो आपने अभी बताया कि इस साल पे सोशल मीडिया के लिए 5% जी, जी। वो एक आया है, लेकिन लास्ट ईयर फ्रीलांसर्स के लिए जो बाहर से रेमिटेंस आती थी उस पर 0.25% का था PSEB के थ्रू। सही है, तो इस साल उसमें कुछ चेंजेस वही है, वही सेम ही है। वही PSCB वाला वही है, अदर रेमिटेंस भी वही है, थोड़ा सा इस पर ज़्यादा किया है सिर्फ सोशल मीडिया साइड। सोशल मीडिया वाला सही। कंटेंट क्रिएटर्स। अच्छा, एक आपने रियल एस्टेट में 7E सेक्शन बताया कि खत्म अगर हो गया वो। आपके पास मल्टीपल Properties प्रॉपर्टीज़ है, हाँ, हैं तो उस पर आपको एडिशनल टैक्स नहीं देना है। बिल्कुल ऐसे। ये एक चीज़ सैलरी क्लास से तो थोड़ा हट के हो गई ना, राइट? लाइक जिस तरह आपने बाकी सबका बताया कि वो सब सैलरी क्लास के लिए थोड़ा सा सही है। बेनिफिट उनको मिला है, ऐसा ही है। लेकिन ये चीज़ तो ऐसी है कि दुबई से बैठ के या कहीं से भी पाकिस्तानी बंदे अगर इन्वेस्ट करें, उनके पास करोड़ों रुपए हैं, हाँ, बिल्कुल उनको एडिशनल टैक्स नहीं देना है। लेकिन जो नॉर्मल बंदा है जो घर खरीदना चाह रहा है उसके लिए तो फिर घर महंगे होंगे, लाइक उनकी वजह से डिमांड्स वगैरह बढ़ेंगी, तो ये तो एक उनके खिलाफ एक काउंट होगा ना। देखिए मसला पता है कि कराची का पर्टिकुलरली बात करते हैं ना, अगर सिंध में तो और प्रॉपर्टी फिर भी सस्ती है, कराची तो क्योंकि हब बना हुआ है, प्रॉपर्टी की वैल्यू मार्केट बहुत बढ़ गई है, बीच में रुक गई थी टैक्सेस की वजह से खासतौर पर ना। अब प्रॉपर्टी को डेफिनेटली प्रमोट करने के लिए तो ये करना पड़ा गवर्नमेंट को। सैलरीड पर्सन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसके लिए और स्कीम्स निकाल ली थी गवर्नमेंट, अभी निकली भी है हाँ, 2-3। प्रॉपर्टी प्रमोट करने के लिए तो वैसे भी उन्होंने अभी अपना घर स्कीम अपना घर स्कीम निकाली, बिल्कुल सही। लेकिन वो भी इसीलिए कि कोई एक जो फर्स्ट टाइम First time, बायर है हाँ, हाँ। वही कर सकता है। लेकिन ये वाली जो चीज़ है ये तो बिल्कुल टोटली अपोजिट चली गई कि रेट्स बढ़ जाएंगे। देखो ये opposite चली गई फर्स्ट है, टाइम बायर हाँ। के लिए भी एक वो हो जाएगा, डाउन साइड हो जाएगी कि वो जो घर खरीद रहा है वो भी उनको महंगा ही मिलेगा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट इतनी ओवरऑल। देखो बात ये कि ये इन्वेस्टमेंट है ना, बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट समझे ऊपर चली गई। आप फॉर करोड़ रुपए का था ना, आप 2 करोड़ का हो गया ना, 2 करोड़ रुपए लगाओगे तो बेचोगे भी आप ऊपर के बेचोगे ना, हाँ, ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, ये लेकिन अगर है ही 1 करोड़ और फिर तो वो 2 करोड़ का मतलब खरीदना वो उसकी फिर मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये थोड़ा सा बात मतलब सही वो है। एक थोड़ा ऑफ। देखिए जिस तरह ओवरऑल अभी रिसेंटली अभी अप्लाई हुआ ना, अभी जिस तरह सही। लाइक वो तो खैर अलग ही कंट्री है, न्यूयॉर्क में जिस तरह एक अभी अप्लाई हुआ कि अगर आपके पास फालतू घर हैं और उसमें कोई रह नहीं रहा है तो फिर आपको एडिशनल टैक्सेस देने पड़ेंगे, और 2 घर हैं तो मल्टीप्लाई बाय इतना, 3 घर हैं तो मल्टीप्लाई बाय इतना, अगर वो रेंटेड नहीं है, क्योंकि रेंट पे तो आपके टैक्सेस हो रहे हैं। हाँ, लेकिन वहाँ पर अप्लाई हुआ है कि अगर आपके पास मल्टीपल घर हैं और उसमें कोई रह नहीं रहा है और वो खाली पड़े हुए हैं सिर्फ ऐसे ही सजाने के लिए, तो वो हाँ वो अबॉलिश कर दिया, वहाँ पर लगा दिया है कि वो आपको लाजमी देना अच्छा, है। देखिए फालतू पड़ा हुआ है। आपका क्वेश्चन ये था कि भाई यहाँ पे प्रॉपर्टी महंगी हो गई तो हम खरीद नहीं सकते। हाँ, वो एक मतलब ये थोड़ा सा एक खिलाफ की तरफ खिलाफ है, लेकिन कुछ जा रहा है। अब आप ओवरऑल इकोनॉमी देखोगे ना, ओवरऑल इकोनॉमी आपकी ग्रो करेगी इससे। हमें मुझे आपको मसला होगा, हम नया फ्लैट लेने में हमें मसला है, डबल हो गया वैल्यू ना, बढ़ जाएगी फ्लैट की वैल्यू, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी का फायदा है। और इसको इस तरह पॉजिटिवली देखें ना अगर, तो आप प्रॉपर्टी लोगे भी ना जो, तो आगे बेचोगे तो उससे ऊपर ही बिकेगी। ऐसा नहीं कि आपने ली वो कम में बिकेगी, थोड़ा सा कैश फ्लो का मसला है हमें, ये इशू है। सर मेरा जो सवाल है वो फाइलर और नॉन फाइलर के हवाले से, कि उन पर किस तरह से जो है वो ये बजट सूटेबल करेगा। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई फाइलर है तो उसके ऊपर कितना बजट लगेगा, और जो नॉन फाइलर है तो उसके ऊपर कितना। देखो फाइलर का मतलब होता है आपकी कोई टैक्स बनता है ना आपका, तो आपको पे करना है, रिटर्न फाइल करना है कंपलसरी आप पे, वरना इतना मुश्किल हो गया। एक फाइलर बनने का फ़ायदा है, हर तरफ से फ़ायदा है, ठीक है। अच्छा एक फ़ायदा ये भी 25,000 रुपये नहीं है ना, तो आप रिटर्न फाइल कर दो, 25,000 रुपये नहीं भरो, ठीक है, यहाँ कमिश्नर से अप्रूवल नहीं लो, अगले साल ऑटोमेटिकली 1 मार्च को आपका नाम फाइलर लिस्ट में आ जाता है, ठीक है। तो ये भी गवर्नमेंट रिटर्न फाइल करना है आपको सिंपल रिटर्न फाइल करना होता है ऑनलाइन जाके ना, साइट के ऊपर आप यूट्यूब पे वीडियो सीखेंगे आपको मिल जाएगा, तो उसके जरिए आपको ना, अभी हम लोग का एक और सेशन होने वाला है हाउ टू फाइल, तो उसमें भी आपको सिखा सकते हैं, ठीक। लास्ट सवाल करते हैं। अच्छा इसमें जैसे आपने बताया तो पहले तो ये मार्च से होता था, लेकिन आई गेस पिछले 1-2 साल से इन्होंने शायद अर्ली कर डेली दिया। बेसिस पे कर दिया।
इसके अलावा मुझे ये पूछना है कि जो इम्पोर्ट्स थी जिस पे इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए थे, जैसे बाहर से अगर हम कोई चीज़ मंगवाते हैं, जैसे दराज ऐसा बाहर बहुत सारी मार्केट है अमेज़न वगैरह, तो उस पर कस्टम के चार्जेस भी लग रहे होते हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल सेम ही है। सेम, नो चेंज इन कस्टम्स। और इसके अलावा जैसे आपने कहा कि जो हम टैक्स दे रहे हैं विद होल्डिंग टैक्स, जो कि हम क्लेम कर सकते हैं, तो वो अगर हम क्लेम नहीं कर रहे हैं तो क्या फॉर एग्जांपल अगर नेक्स्ट ईयर हम पे टैक्स बनता है तो वो उस पर एडजस्टेबल होगा या नहीं? उसी साल में होता है, उसके Within that next year, उसमें नहीं होगा। अगले में नहीं होता।